औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. Today our discussion topic is hybridization of orbitals and the shape of molecule. आज हमने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। याद रहे कि बच्चों रट्टा नहीं लगाना, समझ के बात को फिर आगे चलना है। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। बच्चों एक साइड पे डेफिनेशन लिखी हुई है हाइब्रिडाइजेशन की कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें डिफरेंट एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो इंटरमिक्स होते हैं, वो मिलते हैं, तो उसके नतीजे में आगे नए ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और जो नए ऑर्बिटल बनते हैं वो डीजनरेट होते हैं। क्या होते हैं? डीजनरेट। इसका क्या मतलब है कि उनकी शेप और उसकी जो एनर्जी है वो सेम होती है। डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, तो जब मिलते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास आगे न्यू ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है? सेम होती है। तो इस फिनोमेने को या इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड, और इस फिनोमेने को, इस प्रोसेस को हम किसका नाम दे देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का। तो यह है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। अब ये जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें हमने कार्बन की एग्जांपल ली है। फ़र्ज़ करें हमारे पास कार्बन है और आप लोगों को ये भी पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब इसकी कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p2। अब बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर उसमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में पढ़ा था। ग्राउंड स्टेट में हम सिंपल उसकी कन्फिग्रेशन करते हैं जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह 1s2 है, 2s2 है, 2p2 आना था। अब आप लोगों को ये भी पता है कि जो p है उसके 3 डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, 2px, 2py एंड 2pz। अब जो 2p था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब हमने उनकी स्प्लिटिंग करवा के एक 2px में रख दिया और दूसरा 2py में रख दिया, जिस तरह ये आप इसमें देख सकते हैं। अब आपको एक डीजनरेट ऑर्बिटल एम्प्टी नज़र आ रहा है जो है 2pz, इसमें कोई अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम सिर्फ ग्राउंड स्टेट को देखें तो जो कार्बन है ये डाइवलेंट शो हो रही है। डाइवलेंट का मतलब क्या है? इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है, लेकिन इसके पास जो वैलेंसी है वो 2 नहीं होती बल्कि क्या होती है? 4 होती है। तो वैलेंसी का मतलब क्या है कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ग्राउंड स्टेट में, लेकिन डाइवलेंट होने की बजाय बल्कि ये क्या है? टेट्रावेलेंट है। तो ये कैसे पता चला? अब एक्साइटेड स्टेट पे आ जाएं। एक्साइटेड स्टेट पे आएंगे तो जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होके आ जाएगा 2pz में। क्लियर बात बच्चों? 2pz में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब आप देख रहे हैं कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ग्राउंड स्टेट में कार्बन डाइवेलेंट था और एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट है। अब बच्चों इसकी ये वाली नेचर को स्टडी करने के लिए कि ये डाइवलेंट से टेट्रा में कैसे कन्वर्ट हो गया है, इसलिए फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन की टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया और इसको पढ़ने की हमें इसलिए ज़रूरत पेश आई। जो कार्बन है अगर देखी जाए ग्राउंड स्टेट में तो वो तो डाइवलेंट है, लेकिन ये टेट्रावेलेंट है, यानी कि इसने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो जब 4 होगी तो ये किस वजह से होगी? एक्साइटेड स्टेट पे आगे पता चलेगा। अब इसकी स्टडी के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था बच्चों इसमें ये। अब उसके बाद आपने यहाँ से याद क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन याद करनी है और उसके बाद आपको एग्जांपल आनी चाहिए
कि ग्राउंड स्टेट में आपने कार्बन की एग्जांपल ली है, फिर एक्साइटेड स्टेट उसकी की है, तो इस तरह आपने देखा कि 2s से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 2pz में। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में गया है, अब इसके पास ये एनर्जी कहाँ से आई थी कि जो 2s से ये 2pz में चला गया। इसका आंसर आपको बच्चों इस टॉपिक के एंड पे जाके मिलेगा। अब उसके बाद इसकी हम 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। एक है sp3, एक है sp2 और फिर है sp। 3 तरह की हम हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पढ़ेंगे, sp3, sp2 एंड sp। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों जो डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी है ना, उसी को थोड़ा सा आपने मॉडिफाई करना है कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s, नाम से ज़ाहिर है एक s और कितने p मिल रहे हैं, 3 p मिल रहे हैं। तो जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो आगे न्यू डीजेनरेट ऑर्बिटल बनेंगे। और बच्चों कितने बनेंगे ये डिपेंड करता है कि कितने मिल रहे हैं, कितने इंटरमिक्स हो रहे हैं, उतने ही आगे न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। अब देखो एक s था, 3 p थे, कितने हो गए टोटल 4, तो आगे 4 ही न्यू डीजेनरेट ऑर्बिटल बनेंगे। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 3p इंटरमिक्स टू फॉर्म अ 4 न्यू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दैट इज़ नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको बच्चों ये भी पता है कि जो s है इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है, गोल है, जिस तरह ये दिखाई हुई है। ये जो बॉक्स दिया हो ना, ये आप लोगों की आसानी के लिए आपको दिया हो कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें कि ये है क्या है। अब उसके बाद बच्चों p है, p के 3 डिजिनेट ऑर्बिटल हैं, px, py और pz, यानी कि और आपने एक बात पहले ये भी पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 5 में केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, उसमें आपने कहा था कि जो p है उसकी जो शेप है वो डम्बल है, जिस तरह डब्लू नहीं होता मदारी वालों के पास, उस तरह की इसकी शेप है डम्बल। तो आप देख रहे हैं एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लें, एक वाई के अलॉन्ग ले लें, एक जी के अलॉन्ग ले लें, तो इस तरह इनके 3 एक्सिस हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ हमने एग्जांपल कोट करनी है मीथेन की। यहाँ हम दोबारा से वापस आएंगे, लेकिन इसकी एग्जांपल समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। जी यहाँ आ जाएं। आपकी बुक में 2 एग्जांपल दी हुई हैं। पहली एग्जांपल मीथेन की, मीथेन का स्ट्रक्चर बनाओ अकॉर्डिंग टू sp3। अब देखो बच्चों मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि कार्बन एटम इसमें सेंट्रल एटम है, या फिर हम इसकी शिनाख्त किस तरह करते हैं कि एक दिए हुए फार्मूला में या कंपाउंड में कौन सा सेंट्रल एटम है, ये भी आपने बड़ी अच्छी तरीके से ना फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब मीथेन का फार्मूला या CH4, सेंट्रल एटम C है और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब बच्चों बात को गौर से सुनना है कि ये सेंटर में कार्बन एटम है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब देखें सेंटर में कार्बन है ये वाली, अब इसके साथ हमने 4 बॉन्ड शो करवाए हैं ये सर्कल के अलावा, नजर आ रहे हैं 4 बॉन्ड, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। अब आप कहेंगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कार्बन की इस तरह ही ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाने हैं इसके। तो बच्चों आप लोगों को पता है कार्बन में p ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है, तो p की शेप क्या होती है, डम्बल। तो ये डम्बल की तरह आपने बनाना है। इसका एक सिरा तो आपने बड़ा बनाना है, दूसरा छोटा था बिल्कुल, वो जो नेग्लिजिबल होता है, ये हम पहले उधर बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में ही। लेकिन यहाँ से आपको बता दूँ कि जो डम्बल शेप है इसका एक सिरा बड़ा है, दूसरा बिल्कुल छोटा है, तो जिसकी वजह से हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अब ये 4 रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन गए कार्बन के, कार्बन ने क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। अब दूसरी बात, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, तो 4 हाइड्रोजन की जगह हमने ये सर्कल शो कर दिए, ये और ये वाला। यहाँ तक क्लियर है। हमने 4 सर्कल ही क्यों शो किए हैं, हमने इस तरह जिस तरह हमने पहले रॉड लाइक स्ट्रक्चर में थे वो ही क्यों नहीं बनाए, ये रॉड लाइक हमने क्यों नहीं बनाए, हमने स्फीयर क्यों बनाया है, स्फेरिकल क्यों बनाया है। बच्चों आप लोग जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी कन्फ्यूजन करोगे तो 1s1 रहेगी,
और एस इन्वॉल्व है इसमें, और एस का जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है। तो आप देखेंगे कि फिर हम इसको हाइड्रोजन को किससे ज़ाहिर करेंगे, यहाँ सर्कल से। अब आप कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन को। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे आ रही है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में, सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड क्या है। फिर आपने उनकी स्ट्रेंथ की बात भी की थी कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड के, ये भी आपने बात पहले की हुई है। अब बच्चों फ़र्ज़ करें हमें नहीं पता कि ये जो मीथेन है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम कैसे पता चलाएंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये भी बात हम करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगी हुई हैं कार्बन के साथ। अब आपने कहा था कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हेड टू हेड ओवरलैप की वजह से मार्जे वजूद में आता है, यानी कि दोनों के हेड मिलेंगे, सिरे मिलेंगे, तो आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पैरेलल अगर हुआ ओवरलैपिंग तो फिर कौन सा बॉन्ड बनता है, फिर वो पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का भी आपको पता है। अब आपका यहाँ क्वेश्चन ये है कि यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, बच्चों सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है किस तरह, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो टोटल फिर कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। बात क्लियर है बच्चों यहाँ तक, 4 सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो हाइड्रोजन लगी हुई है साइड पे। अब बच्चों इस बात का पता चलाने के लिए कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उसके लिहाज से आप हाइब्रिडाइजेशन को नाम दे सकते हो। फ़र्ज़ करो यहाँ 4, फ़र्ज़ नहीं वैसे है भी हकीकत है कि मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उसमें से एक एस होगा, बाकी जितने बचेंगे वो पी होंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 में से एक एस है, और कितने बचे, 3 क्या होंगे, पी। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन फिर कौन सी हुई, sp3। क्लियर बात बच्चों, टोटल इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड थे, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे वो उनमें से एक एस होगा और बाकी जितने बचेंगे वो पी होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तीसरी बात कि इसका हमने स्ट्रक्चर भी देखना है, जिसको आप ज्योमेट्री कहते हो इसकी। तो ज्योमेट्री के लिए मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई है इधर, तो ये देख लें कि इधर देख लें, अगर इसको मिला दें, ये है ये और ये, इसके कितने कोण हैं, 4 कोण हैं, तो इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल, यानी कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। अब कार्बन के दरमियान ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ था, अब ये जो मैंने यहाँ एंगल शो किया हुआ है, इसमें एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री का। तो ये आप देख रहे हैं कि एंगल भी आपने स्टडी कर ली है, उसके बाद इसकी ज्योमेट्री भी देख ली है, और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 4 सिग्मा बॉन्ड, ये बात पहले हो चुकी है। तो ये था बच्चों मीथेन का स्ट्रक्चर। इसी तरह हमने ईथेन का स्ट्रक्चर भी देखना है। तो बच्चों ईथेन का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, जिसमें 2 कार्बन होती हैं जबकि 6 हाइड्रोजन होती हैं। क्लियर बात बच्चों, अब हम इसका देखते हैं, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं इसका, C2H6। अब देखो एक कार्बन ये उसी तरह पहले की तरह बना लो, ये कार्बन है, एक इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। अब बच्चों दूसरी कार्बन भी आएगी, इसके साथ इसका एक बॉन्ड इसके साथ मर्ज हो जाएगा, एक ये ये 4 इसके हो गए। अब आप उसी तरह मीथेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए जहन में रखा था, उसी तरह हम आपने ये भी रखना है कि इसके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है बच्चों। अगर हम एक कार्बन की बात करें, यहाँ से फ़र्ज़ करें हमने यहाँ से पार्टीशन कर ली है, अब कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 4, 1 2 3 4। इस कार्बन का देख लें, 1 2 3 4, यानी कि ये जो सेंटर में बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड दोनों का मुतसिला है, ऐसे कह लें कि दोनों का साझा बॉन्ड है, यानी ये मेहमान इस घर का भी है और इस घर का भी ये मेहमान है, दोनों घर से वो खाना खा सकता है, यानी कि ये दोनों के लिए ही काउंट किया जाएगा। तो दोनों में हम देखेंगे तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसका फिर इससे क्या मतलब हुआ कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है।
और इसका एंगल कितना होगा 109.5 का। कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये था बच्चों मीथेन और ईथेन का स्ट्रक्चर। अब आपकी जो बुक में दिया होगा ना, वो आपको ना अलग-अलग उसने वो उसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलॉन्ग एंगल शो किए होंगे। एंगल्स का सॉरी, उसके जो डंबल शेप होगी ना वो शो की होगी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपने यहाँ से मीथेन और ईथेन दोनों का स्ट्रक्चर समझ लिया है। आई रियली विश कि आप लोगों ने यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। उसके बाद हम वापस चले जाते हैं अपने प्रीवियस पेज पे, यहाँ आ जाएं। अब हमने जो बात समझी है वो ये, जितनी यहाँ लिखी है सारी की सारी बात वो आपने यहाँ से पढ़नी है, ये यहाँ तक क्लियर बात। अब बच्चों आपने जो मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो रही थी क्या? क्योंकि उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब है वो सैचुरेटेड है। तो यहाँ लिखी हुई कार्बन एटम इज़ अ सैचुरेटेड। क्लियर बात बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, इधर आ जाएं। यहाँ ये मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वही जो हमने पीछे बनाया है। ये मीथेन का है और ये किसका है, ईथेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। क्लियर बात। अब बच्चों एक क्वेश्चन रह गया बस, जो हमने पीछे शुरू में डिस्कस किया था, लेकिन उसका आंसर हमने कहा था कि एंड पे देखेंगे जाके। तो यहाँ से क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसका आंसर भी। वेयर डज द एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन एटम, यानी कि जो कार्बन एटम से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था उसकी एनर्जी कहाँ से आई थी? तो बच्चों कहता है एक्साइटेशन से पहले कार्बन एटम ने 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं, या उसने 2 बॉन्ड बनाने हैं। जिस तरह हमने पीछे बात की है कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब क्या है, इसने 2 ही बॉन्ड बनाने हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड बनाएगी। तो बच्चों बॉन्ड बनाने के दौरान उसने एनर्जी रिलीज़ करनी है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा। और अगर एक्साइटेशन के बाद की बात करें तो आप देखेंगे कि इसने 2 की बजाय अब कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4, क्योंकि उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए थे। अब आप देखेंगे कि वहाँ पहले 2 कोवलेंट बॉन्ड बनने थे, अब कितने बनेंगे, 4। पहले थोड़ी एनर्जी निकली थी, अब उसकी 2 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। अब वो जो एनर्जी निकली है वही एनर्जी यूज़ होगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने से, यानी कि 2s से जो इलेक्ट्रॉन 2pz में ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ शिफ्ट हुआ था, तो उसके लिए ये वाली एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो टेट्रावेलेंट कार्बन एटम है ये मोर स्टेबल है एज़ कंपेयर टू डाईवेलेंट कार्बन एटम। ये 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टेट्रावेलेंट कार्बन एटम इज़ मोर स्टेबल दैन डाईवेलेंट, या फिर वेयर डज द एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन एटम। अब बच्चों पीछे आपने एक बात बॉक्स में देखनी है, पढ़नी भी है कि अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बस आखिरी बात है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो कार्बन थी उसके पास 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल थे जो अनपेयर्ड थे, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें था, ऐसे बात था। अब बच्चों ये जो ऑर्बिटल हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, किस तरह के हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड। अब इसको हाइब्रिडाइज करने के लिए, हाइब्रिडाइज का मतलब होता है बच्चों मिक्सिंग, मिलना। अब कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे, 4। अब इसका मतलब क्या है, इसमें एक हाइड्रोजन चला जाएगा, एक इसमें हाइड्रोजन चला जाएगा, एक इसमें और एक इसमें हाइड्रोजन चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास आ जाएगा। इस तरह इनके जो ऑर्बिटल थे वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप यहाँ कमेंट्स भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।